बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। हमारा आज का जो चैप्टर नंबर 8 का ना जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से ध्यान से गौर से सुनना है और एंजॉय करना है। ठीक हो गया? तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अब ये टॉपिक ना बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन में, बोर्ड के पेपर में कई मरतबा डिफरेंट तरीकों से आया है। वो मैं सारे तरीके आप लोगों को बताऊंगा। स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्पीड ऑफ साउंड को चेंज करते हैं, ये सारा कुछ हम लोगों ने बच्चों डिटेल में इस चैप्टर के अंदर भी स्टडी करना है। तो सबसे पहले आप लोग देखें, एयर में स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करना है। अब आप लोगों को पता है प्यारे बच्चों कि साउंड वेव्स जो होती हैं, हर छीदे मीदे को पता होता है कि साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। बच्चों साउंड वेव्स जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं नेचर में। ये नेचर में लॉन्गिट्यूडनल क्यों होती है? क्योंकि आप लोगों को पता है ये इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन ट्रेवल करती हैं। साउंड वेव्स हमेशा बच्चों किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती हैं? कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। क्योंकि ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं, इसलिए हम लोग इनको दूसरे लफ्जों में क्या बोलते हैं? कंप्रेशनल वेव्स का नाम भी देते हैं ना। तो साउंड वेव्स की नेचर लॉन्गिट्यूडनल होती है, जिसकी वजह से हम लोग इनको बच्चों क्या नाम दे देते हैं? हम लोग इनको प्यारे बच्चों कंप्रेशनल वेव्स का नाम भी देते हैं ना। अच्छा, अब ये जो साउंड वेव्स होती हैं ना, जब भी साउंड एयर में ट्रेवल करती है, आप लोगों को पता है कि सपोज करते हैं, मैं कहता हूं जी यार एक ना कोई भी सोर्स से साउंड प्रोड्यूस हुई है। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? किसी भी बॉडी की वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। वो बचपन की बातें जो कि आप लोग ऑलरेडी ये जानते हैं। तो जब भी किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी से, आप लोगों को पता है ऐसे कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में ये प्रोड्यूस होती हैं। तो याद रखना है बच्चों, जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं किसी भी बॉडी से, वो कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। और इसी वजह से हम लोग इनको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बोलते हैं, या हम लोग इनको बच्चों कंप्रेशनल वेव्स भी बोलते हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये लॉन्गिट्यूडनल जो है ना, ये किसकी टाइप होती है? मैकेनिकल वेव्स की। तो हम लोग यूं भी कह सकते हैं कि साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। प्यारे बच्चों साउंड वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स होती हैं। बच्चों साउंड वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको अपनी प्रोपागेशन के लिए किसकी जरूरत होती है? किसी मीडियम की जरूरत होती है। इसका मतलब साउंड वेव्स सिर्फ उसी जगह पर ट्रेवल कर सकती हैं जहां पर मीडियम होगा। विदाउट मीडियम साउंड वेव्स कभी भी प्रोड्यूस नहीं होंगी। इसका मतलब साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए किसी वाइब्रेटिंग बॉडी का होना जरूरी है, और दूसरे नंबर पर मीडियम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मैकेनिकल वेव्स हैं। ओके, यहां तक बच्चों आप लोगों को बातें याद हो गई होंगी। अच्छा, इसके बाद तीसरा पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट। अब इनकी जो स्पीड होती है ना, देयर स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग। बच्चों इनकी स्पीड को आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किस फार्मूले की मदद से? अब इस फार्मूले का प्रूफ आपकी बुक्स में नहीं है, मगर आप लोग जुबानी याद रख लेंगे। ये देखें, V इज इक्वल टू अंडर रूट E डिवाइडेड बाय रो। ठीक है, ये जो फार्मूला है ना बच्चों आप लोगों के पास, V इज इक्वल टू अंडर रूट E ओवर रो, ये फार्मूला है साउंड वेव्स की स्पीड को कैलकुलेट करने का। अब इस फार्मूले में जो E होता है, आप लोगों को पता है इस E को बोला जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इस E को क्या बोलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये रो जो होती है ये डेंसिटी ऑफ एयर होती है। ये क्या होती है? डेंसिटी ऑफ एयर। जबकि ये E क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। इसका मतलब स्पीड ऑफ साउंड कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम के ऊपर। अब यहां तक तो बातें क्लियर होगी, मगर आपकी बुक वाले ने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या डेंसिटी की जगह पर ये नहीं लिखा। उसने क्या लिखा है? कहता है जी साउंड वेव्स की जो स्पीड होती है ना, ये लाइन लिख देता हूं जी मैं, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स
डिपेंड्स अपॉन, बच्चों ये तो डिपेंड करती है किसके ऊपर, नंबर 1 उसने लिखा हुआ है कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द मीडियम एंड इनर्शिया। हो है, ये तो उसने कोई नई बात ही कर दी है। लो जी, अब हमारे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर ड्रोनी ड्रोनी शक्लें बना के जब अपनी किताब को देखते हैं, फिर इनकी ज़िंदगियों में सुकून आता है। ये कहते हैं ये क्या बात होगी यार। अब यहाँ पर आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ओ बच्चों, ये कंप्रेसिबिलिटी और इनर्शिया ये कोई नई चीज़ें नहीं है। ये कंप्रेसिबिलिटी बेसिकली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ही रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो इनर्शिया है ये बेसिकली डेंसिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। चले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं कैसे। आप लोगों को याद होना चाहिए कि रेसिप्रोकल ऑफ ना बल्क मॉडुलस को बेसिकली हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। यानी ये अभी तो आप लोगों को बल्क मॉडुलस या शेयर मॉडुलस का नहीं इतनी डिटेल में पता, क्योंकि आप लोग नए नए अभी एफएससी में आए हुए हैं। तो आप लोग इसको बस ऐसे ज़हन में रखें कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो रेसिप्रोकल होता है ना वो कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो रेसिप्रोकल होता है ना प्यारे बच्चों, उस रेसिप्रोकल को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। अच्छा चलें जी, ये तो मैंने लिख दिया। इसका मतलब कंप्रेसिबिलिटी डील कर रही है बेसिकली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से। उसके बाद डेंसिटी, आपको पता है डेंसिटी होती है मैस और वॉल्यूम। ये पेपर में नहीं लिखना जो मैं एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं। और मैस आपको पता है किसी भी बॉडी का मैस जो होता है वो क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया, मतलब इनर्शिया की डेफिनेशन आप लोग पढ़ते हैं ना। तो इसका मतलब ये मैस बेसिकली किसको डील कर रहा है, यहां पर इनर्शिया को डील कर रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो स्पीड ऑफ साउंड वेव्स होती है प्यारे बच्चों वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कंप्रेसिबिलिटी और उसके बाद डेंसिटी या इनर्शिया ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और मजे की बात, ये सिर्फ ये स्पीड क्या इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ई के ऊपर नहीं। क्या ये अकेली रो के ऊपर डिपेंड कर रही है, नहीं। और चर्सी लोगों ये तो दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं जिस भी मीडियम की ई ओवर रो रेशो ज्यादा होगी उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी, जिसकी ई ओवर रो रेशो कम होगी उसमें स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगी, कम होगी। क्या ख्याल है? इसका मतलब ना अकेला ई ना अकेला डेंसिटी, हम लोग ओवरऑल इसकी रेशो को डिसाइड करेंगे ना यार। जिस भी मीडियम में साउंड की, जिस भी मीडियम में ये ई ओवर रो रेशो जितनी ज्यादा आएगी हम लोग कहेंगे स्पीड ऑफ साउंड उतनी ज्यादा होगी। तो वहां से हम लोगों ने फिर एक ये भी रिजल्ट निकाला हुआ है कि बच्चों जो स्पीड ऑफ साउंड होती है ना वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, उससे कम बच्चों ये लिक्विड्स में होती है और सबसे कम प्यारे बच्चों ये किस में होती है, गैसेस में होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। हालांकि हम लोग ये कह सकते हैं जिसका ई ज्यादा होगा उसका स्पीड ज्यादा होगी, जिसकी डेंसिटी, जिस मीडियम की डेंसिटी कम होगी स्पीड उसमें ज्यादा होगी। ठीक है, मगर हम लोग ना अकेले ई ना अकेले डेंसिटी बल्कि इनकी रेशो के लिहाज से डील करें तो वो ज्यादा बेटर रहता है, कंफ्यूजन नहीं कोई रहती। तो बच्चों मैं कह सकता हूं, और वैसे भी आप लोगों को पता है जनरली, ठीक है, डेंसिटी के को अगर एक साइड पर रखा जाए ना ज्यादा इफेक्ट स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर इस चीज का होता है, ई का। ठीक है, तो इसीलिए इस ई के लिहाज से भी स्पीड ऑफ साउंड को हम लोग ओवरऑल फाइंड आउट करते हैं। मगर मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने इस रेशो के हिसाब से बस देखना है। तो बच्चों अब देखें, हालांकि मैं कहने को तो ये कह सकता हूं कि भाई देखें गैसेस क्या होती हैं, गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है, वो ज्यादा कंप्रेसिबल होती है। तो जो चीज कंप्रेसिबल ज्यादा होगी, जिसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी, उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब गैसेस की इलास्टिसिटी कम होगी तो स्पीड भी क्या होगी, कम होगी। इसमें देखें स्पीड ऑफ साउंड सबसे कम किसमें है, गैसेस में। और बच्चों सबसे ज्यादा किसमें होती है, सॉलिड में। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं। वैसे भी आप लोग देखें सॉलिड में मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं, साउंड बड़ी तेजी से ट्रेवल करती है। सपोज करते हैं यार मैं कहता हूं मेरे पास ना एक ना जंगला है लोहे का, ठीक है, उसके एक साइड पर मैंने अपने कान लगा लिए, दूसरी साइड पर वो दूसरे बच्चे को खड़ा करके मैंने कहा चलो भाई तुम हैमर से इसके ऊपर से ट्राई करो। आप लोग जब दूसरा बंदा, अब देखें ये आयरन का या कोई भी, मैं कहता हूं जी ये सपोज करते हैं जंगला तो देखा ही होगा ना यार। अच्छा, ये यहाँ पर प्यारा कोई भी बच्चा अपने कान लगा के, ठीक है जी, इसके साथ खड़ा हुआ है और यहाँ से एक बच्चे ने क्या काम किया, एक बच्चे ने इधर से हैमर से इसके स्ट्राइक किया। अब ये बंदा जो आवाज सुनेगा जैसे ये स्ट्राइक करेगा ना, इसके ऐसे मुंह उसका चिब्बा सा हो जाएगा, ये बेचारा बड़ा परेशान हो जाएगा। बच्चों इस बंदे को एक तो आवाज आनी है, इसमें से
इस सॉलिड में से गुजर के और एक एयर में से गुजर के आनी है। तो सॉलिड वाली पहले पहुंचेगी, एयर वाली बाद में पहुंचेगी। ये एक एक्सपेरिमेंट भी आप लोग घर में बैठ के कर सकते हैं। तो बताने का मकसद ये कि स्पीड ऑफ साउंड किस में ज्यादा होती है, सॉलिड्स में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, इसके बाद बच्चों एक बड़ा ही जबरदस्त पॉइंट, अब ना ये जो ई है ना यहां पर इस फार्मूले में जो ई है, ये ई को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ये हमें बड़ा काम आना है। इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की कैलकुलेशन की थी आपके अंकल, दो अंकल थे, एक का नाम था न्यूटन और एक का नाम था लेप्लास। ये दो अंकल थे जिन्होंने इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की कैलकुलेशंस की थी। न्यूटन ने अपने हिसाब से की थी, लेप्लास ने अपने हिसाब से की थी, और देखते हैं बाद में दोनों में से कौन सही था कौन गलत था। तो इसका मतलब इस स्पीड ऑफ साउंड में इस ई की कैलकुलेशन के लिए हम लोगों ने ये दो बंदे बुलवाए हैं। एक बच्चों न्यूटन अंकल थे जिन्होंने इसको कैलकुलेट किया, और एक बच्चों लेप्लास अंकल थे जिन्होंने इसको कैलकुलेट किया। हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कैसे न्यूटन ने कैलकुलेट किया, कैसे लेप्लास ने कैलकुलेट किया, वो तो एक बाद की बात है। मगर अभी इसी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जनरल फार्मूला आप लोगों को पता है, ये बराबर होगा स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ये बराबर होगा बच्चों स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अब देखें स्ट्रेस आप लोगों को पता है स्ट्रेस क्या चीज होती है। स्ट्रेस बेसिकली यहां पर मैं कह सकता हूं गैसेस में स्ट्रेस की जगह पर हम लोग वर्ड यूज करते हैं प्रेशर चेंज का। गैसेस में, सॉलिड्स में स्ट्रेस यूज होता है ना, गैसेस में स्ट्रेस की जगह पर क्या करेगा बच्चों, याद रखना आप लोगों ने, प्रेशर चेंज। क्या करेगा, प्रेशर चेंज। ठीक है, यानी प्रेशर आ गया। और स्ट्रेन, यहां पर कभी सुना हो गैस के मॉलिक्यूल को खींचा हो, गैस का मॉलिक्यूल लंबा हो गया, वो चरसी लोगो नहीं। ठीक है, पानी हाथ में डाल के पानी को खींचा हो, पानी लंबा हो गया, वो भाई ऐसा नहीं है। याद रखिएगा स्ट्रेन यहां पर गैसेस में जो स्ट्रेन यूज होती है वो आम स्ट्रेन नहीं होती। हम लोग उसको नाम देते हैं प्यारे बच्चों वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। हम लोग उसको किसका नाम देते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का नाम देते हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं प्रेशर चेंज को मैं डेल्टा पी लिख देता हूं, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को आपको पता है चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम भी लिख सकते हैं मैं। तो लो जी बच्चों, ये ई का फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम होता है, टेंसाइल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो बच्चों इसको अच्छे तरीके से शाबाश, जल्दी जल्दी मिनट लगा के अच्छे तरीके से इसको नोट करें ताकि फिर हम लोग आगे चलें। अच्छा जी, तो बच्चों अब हम लोग स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने जा रहे हैं न्यूटन की अजम्पशन की मदद से। न्यूटन ने क्या अजम्पशन दी, किस अजम्पशन के तहत उसने स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट किया। तो बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर का पेपर में आता है जी, डिस्क्राइब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स अजम्पशन। ठीक है जी, फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो आप लोगों ने जो मैंने पीछे बताया वो भी लिखना है सारा पॉइंट्स की फॉर्म में। जो एक्स्ट्रा चीज़ मैं बताता हूँ, जो डायग्राम्स एक्स्ट्रा बनाता हूँ, वो पेपर में आप लोगों ने कभी नहीं बनानी होती, वो जस्ट आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए बनाता हूँ। मेरी बात याद रखिएगा, मैं आपको बार बार अपनी लेक्चर्स के अंदर बताता हूँ कि हमेशा पेपर में एक्स्ट्रा डायग्राम आपने नहीं बनानी, वो इररेलेवेंट लिखा जाता है। ठीक है, तो बच्चों न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, न्यूटन ने क्या फार्मूला बनाया था, न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड, फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है जी, लें जी बच्चों, न्यूटन का जो फार्मूला है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वो क्या है। आपके ये जो अंकल न्यूटन थे, इन्होंने बड़ी, आपको पता है फिजिक्स में हर जगह पर ये छाए हुए थे, तो इन्होंने ना बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की एक अजम्पशन दी। इन्होंने क्या अजम्पशन दी वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, नोट कर लें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, बच्चों न्यूटन के मुताबिक प्रोसेस ऑफ मोशन ऑफ साउंड वेव्स, प्रोसेस ऑफ मोशन ऑफ साउंड वेव्स इन एयर is an isothermal process, is an isothermal process। बच्चों न्यूटन ने कहा था कि जो साउंड वेव्स एयर में ट्रेवल करती हैं वो किस प्रोसेस के तहत ट्रेवल करती हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस के तहत ट्रेवल करती हैं। According to Newton, process of motion of sound waves in air is an isothermal process। लो जी, ये आपके अंकल न्यूटन ने ये एक अजम्पशन दी। ठीक है, अब लोगों ने इनसे पूछा भाई तुम ये बात कैसे कर रहे हो,
कि साउंड वेव्स एयर में ट्रेवल करती हैं आइसोथर्मल प्रोसेस से। लो जी, इन्होंने कहा आओ इधर, इन्होंने लोगों को अपने पास बुलाया, इन्होंने कहा भाई देखो, इन्होंने कहा जी देखो एयर, आपको पता है साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, लोगों ने कहा बिल्कुल है। अच्छा, फिर उस वक्त जो इसने बंदे अपने पास बिठाए, फिर इन्होंने कहा बताओ कंप्रेशन के दौरान एयर का टेम्परेचर क्या होता है। सारों ने कहा ले, ये कौन सा सवाल पूछ लिया हमारे से। लो जी, कंप्रेशन के दौरान ओवरऑल एयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अच्छा, और इसने पूछा फिर बताओ रेयरफेक्शन के दौरान क्या होता है। लोगों ने कहा ऑब्वियस सी बात है यार, रेयरफेक्शन के दौरान टेम्परेचर ने डिक्रीज होना है। अच्छा, फिर कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर राइज हो गया, रेयरफेक्शन के दौरान टेम्परेचर फॉल हो गया। तो इन्होंने कहा भाई इधर हाई इधर लो, इधर हीट ऑफ कंप्रेशन जो है इधर कूलर रीजन की हीट से मिलकर ओवरऑल टेम्परेचर को क्या कर देगी, बैलेंस कर देगी, और ओवरऑल एयर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। क्या कहा न्यूटन अंकल ने कि भाई ये कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ा, रेयरफेक्शन के दौरान कम हुआ, ये इकट्ठी बन रही है, कंप्रेशन की हीट रेयरफेक्शन की हीट से मिल जाएगी और ओवरऑल वो टेम्परेचर को क्या रखेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। इस तरीके से ओवरऑल एयर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। उस वक्त लोगों ने कहा चल सही कह रहा होगा और वैसे भी आपको भी पता चल रहा है यार, कंप्रेशन के दौरान बढ़ा, रेयरफेक्शन के दौरान कम हुआ, ओवरऑल कांस्टेंट रहा। अभी आगे आगे देखो होता है क्या, अभी अगले टॉपिक्स में ही पता चलेगा आप लोगों को असल कहानी का। तो लो जी, यहां से पता चला कि लोगों ने जब इनसे पूछा कि ये बात तो इन्होंने ऐसे बताई, इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं द प्रोसेस इन विच, चैप्टर नंबर 11 में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, the process in which temperature of the system remains constant। बच्चों वो प्रोसेस जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। बच्चों ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस का नाम देते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो लो जी, इन्होंने कहा जी मेरे सिस्टम में तो यहां पर तो मैं कह रहा हूं कि भाई टेम्परेचर ऑफ एयर जो होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है जी, तो अब इन्होंने फिर क्या काम किया, इसी चीज को बेस बना के, आइसोथर्मल प्रोसेस को बेस बना के, आप लोगों को याद है हम लोग ये कर क्या रहे हैं बेसिकली। मैंने आपको बताया था कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का जनरल फार्मूला होता है √E/ρ। इस E की कैलकुलेशन दो बंदों ने की थी, किस किसने, न्यूटन ने और लेप्लास ने। हम लोग बेसिकली इस E को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब जो न्यूटन ने इस E को कैसे कैलकुलेट किया था, ये हम लोगों ने बेसिकली, हमारी कैलकुलेशन है ये। बच्चे कहते हैं सर हमें तो ये नहीं पता चलता कि यहाँ पे स्टेप कौन सा है, तो मैं आप लोगों को ये बात बता चुका हूं, यहाँ पे स्टेप कौन सा है बेसिकली, कि आप लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, E को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो E है, अब इस E को कैलकुलेट करना कैसे है, आप लोगों को याद है मैंने बताया था ये E बराबर होता है डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा V/V। इसका मतलब वहां पे प्रेशर और वॉल्यूम की बात हो रही है। अच्छा, और ऊपर से मजे की बात, यहाँ पे टेम्परेचर की भी बात होगी। तो यार प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान में फिर आप लोग एक बड़ी ब्यूटीफुल सी चीज पढ़ते हैं, क्या आप लोग कहते हैं, बॉयल्स को बुलाओ, है बॉयल्स लॉ। तो बच्चों मुझे बताएं बॉयल्स लॉ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बॉयल्स लॉ क्या है। वो भाई आइसोथर्मल प्रोसेस के ऊपर मेरे बकायदा लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर पूरे के पूरे मौजूद हैं, आप लोग वहां से जाके इनके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। आधे घंटे का लेक्चर है इनका अलग-अलग। तो बच्चों बॉयल्स लॉ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है, तो वो हर छीदे मीदे को पता है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, मगर इसकी कंडीशन क्या होती है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो लो जी बच्चों, ये PV इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। अब इस रिलेशन को हम लोगों ने यूज करना नहीं है, बल्कि न्यूटन अंकल ने यूज किया। कैसे, न्यूटन अंकल ने कहा भाई हमें पता है प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम कम होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर को बढ़ाएं तो वॉल्यूम क्या होता है, कम। इन्होंने इसी को थोड़ा सा मैथमेटिकली ऐसे लिखा, ये देखें, ये इक्वेशन मैं दोबारा से लिख रहा हूं। क्या इक्वेशन थी जी, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, अब आपके न्यूटन अंकल ने कहा कि भाई प्रेशर को बढ़ाओ, तो जितनी अमाउंट से प्रेशर को बढ़ाते हैं उतनी अमाउंट से वॉल्यूम में डिक्रीज आता है, मगर कंडीशन कांस्टेंट टेम्परेचर की है। इसका मतलब मैंने प्रेशर को डेल्टा P अमाउंट से बढ़ाया तो वॉल्यूम में डेल्टा V अमाउंट, उतनी अमाउंट से वॉल्यूम में डिक्रीज आया। इसका मतलब प्रेशर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम में क्या आता है, डिक्रीज आता है। तो जिस अमाउंट से प्रेशर को बढ़ाया उसी अमाउंट से वॉल्यूम कम हुआ, हमारी ये जो इज इक्वल टू कांस्टेंट ये चीज बरकरार रही।
हमने बस थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन कर दी है। ओके, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में ठा करा दें, ठा बोले तो मल्टीप्लाई, तो p को v से करवाओ पी वी, माइनस p को डेल्टा v से करवाओ p डेल्टा v, इस डेल्टा p को v से करवाओ प्लस v डेल्टा p, और ये डेल्टा p से माइनस डेल्टा p डेल्टा v। ये मैंने अब आप लोगों को एक 2 नंबर तरीका बताया हुआ यार, जहां पे भी 2 डेल्टा इकट्ठे आ जाए ना, ये बेशरम कभी भी इकट्ठे नहीं रहते हैं, ये निगलेक्ट हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 के अंदर मैंने आपको ये बड़ी ज़बरदस्त बात बताई हुई है, जहाँ पे डेल्टा r/2 का होल स्क्वायर होता था। तो जहाँ पे भी डेल्टा वाली चीज़ का स्क्वायर आ जाए, डबल डेल्टा आ जाए, आप लोग याद रख लें बच्चों, वो चीज़ क्या हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है, उसके ऊपर मट्टी डाल देनी है आपने। तो बच्चों पीछे बच गया पी वी इज इक्वल टू पी वी माइनस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी माइनस 0। अब ये पी वी इधर ले आओ, पी वी माइनस पी वी इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी हो है, माइनस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी, ये माइनस 0 खत्म हो गया। अच्छा, फिर ये पी वी से कटा, 0 इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी, या ये माइनस पी डेल्टा वी है प्यारे बच्चों, मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी डेल्टा वी इज इक्वल टू वी डेल्टा पी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा, अब मेरी बात सुनो यार, ज़रा गौर से सुनना, आप लोग एक चीज़ पे थोड़ा सा गौर करें कि ये किधर गया, ये था v डेल्टा p। आप लोग ना भी यहाँ पर एक थोड़ा सा गौर करना, ज़्यादा गौर नहीं करना। क्या, मैं एक काम करता हूँ प्यारे बच्चों, मैं इस डेल्टा v को उधर ले जाता हूँ। अच्छा, ये क्या बन जाएगा, v डेल्टा p डिवाइडेड बाय डेल्टा v। कई चरसी लोगों के दिमाग में रहोगे डेल्टा को डेल्टा से काट दे हैं, और बेशरम लोगों नहीं काटना, ये डेल्टा p के साथ है, ये v के साथ है। पता लगे v से काटाओ, डेल्टा से काटाओ, p से काटाओ, बाद में सोची पड़े हुए हैं, ये हरकत नहीं करने का। अच्छा, ये देखें अब बच्चों, यहाँ पर ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है ऊपर डेल्टा p, अच्छा ये v, इस v को मैं डिनोमिनेटर में ले आता हूँ नीचे, तो ये डेल्टा v ओवर v बन जाएगा। अब याद करो ये चीज़ मैंने बताई है, ये है प्रेशर चेंज। ये क्या है प्यारे बच्चों, प्रेशर चेंज, और नीचे क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो बच्चों मेरे को एक बात बताएं, प्रेशर चेंज डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये किसके बराबर होता है, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर होता है। ठीक है, अब इसमें इसका मतलब ये E और P आपस में क्या है, अब न्यूटन ने जो E कैलकुलेट किया है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ गया है। तो बच्चों इसी को आप जनरल में पुट कर दें तो मैं कह सकता हूं, जैसा कि आपको पता है V इज इक्वल टू होता है अंडर रूट E डिवाइडेड बाय रो। इसमें E की जगह पर क्या पुट कर दें, जो न्यूटन ने E को कैलकुलेट किया वो P के बराबर है, तो जब इधर पुट कर देंगे V इज इक्वल टू अंडर रूट क्या आ जाएगा, P डिवाइडेड बाय रो। ये न्यूटन ने जो स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की थी प्यारे बच्चों, ये वो स्पीड ऑफ साउंड आ गई है। अब आप लोगों ने काम करना बड़ा छोटा सा, वो यार आपको पता है P एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101,325 होता है, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ एयर 1.29 होती है। तो जब आप लोग इन दोनों की रेशियो लेते हैं प्यारे बच्चों और अंडर रूट लेते हैं, तो आपके पास आंसर आता है 280 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है डेट इज द फाइनल स्पीड कैलकुलेटेड बाय द न्यूटन। तो न्यूटन ने जो स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की वो कितनी आई, 280 मीटर पर सेकेंड आई। अब ये जो आपके अंकल न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की है बच्चों, जो कि 280 मीटर पर सेकेंड आई है, बट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये नहीं है, तो मैं यहां पर कह सकता हूं बट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फॉर स्पीड ऑफ साउंड, बच्चों एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फॉर स्पीड ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है बच्चों वो ऑलरेडी कैलकुलेट थी। अक्सर बच्चों के दिमाग में आता सर जी ये कैसे कैलकुलेट थी, वो भाई ये रेजोनेंस ट्यूब मेथड और बड़े मेथड हैं स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने के, ठीक है, ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड थी। अब ये जो स्पीड आई है 332 मीटर पर सेकेंड, जबकि न्यूटन ने जो कैलकुलेट की है वो 280 है। इसका मतलब यहां पर तो काफी ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब न्यूटन की बात में गड़बड़ है, ये एक्सपेरिमेंटल थी, ये तो सही थी। इसका मतलब इस वैल्यू के अंदर कोई ना कोई तो एरर है, इस न्यूटन की वैल्यू के अंदर करेक्शन की तो जरूरत है, और उसकी करेक्शन के लिए आगे से हम लोगों ने लेप्लास करेक्शन यूज की थी, वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।
तो ये एरर यहां से जब कैलकुलेट किया गया तो ये एरर बच्चों 16% एरर था। और यार कोई 1% आ रहा हो ना तो समझ आती है बात। वो 16% एरर, इतना ज़्यादा एरर कैसे निकला है? वही 332 माइनस 280 डिवाइडेड बाय 332, वो जो आप लोगों को होता है, मतलब ओरिजिनल माइनस कैलकुलेटेड वाला वो फार्मूला लगाएं आप लोग, वो आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाएगी। तो देख लेना इसका फार्मूला जो भी है। तो बच्चों ये 16% एरर आया है न्यूटन की इस वैल्यू में, और ये बहुत ज़्यादा एरर है, इसको आप लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब इसको आप लोगों को करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए लेप्लास करेक्शन आई थी, जो कि इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बच्चों आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी करें। मेरे ऑलमोस्ट एफएससी के मैक्सिमम लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, बाकी भी इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ होते जाएंगे। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी इसको शेयर करें ताकि उनके भी इल्म में इजाफा हो। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।